हाँ तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अग्निभा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फूड ज्ञान हिस्ट्री एंड मोर में। तो जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं आज के इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आमिर खान मीट्स टर्कीज फर्स्ट लेडी एमिन एर्दोगन। अब ये फर्स्ट लेडी का मतलब क्या होता है, ये आप सभी को आई होप पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट की जो वाइफ होती है उसे फर्स्ट लेडी कहा जाता है। तो आप अगर डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ फर्स्ट लेडी हो गई यूएस की, तो टर्किश प्रेसिडेंट का वाइफ को फर्स्ट लेडी बोलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आमिर खान के टर्किश फर्स्ट लेडी से मिलने के लिए इतना बखेड़ा क्यों खड़ा हो रहा है और इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। मैं पहले आपको ये बता दूं कि कहाँ कहाँ ये छपा है। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स में ये छप गया है खबर, आमिर खान मीट्स टर्किश फर्स्ट लेडी एमिन एर्दोगन एंड ही शूट्स फॉर द लाल सिंह चड्ढा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाल सिंह चड्ढा आमिर खान का एक रीमेक मूवी बनने जा रहा है, जो कि बेस्ड है एक हॉलीवुड मूवी के ऊपर, द फॉरेस्ट गम। अब इस शूटिंग के दौरान, ये शूटिंग टर्की में चल रही है। तो अभी क्या हुआ है कि कोविड-19 की वजह से इंडिया में कोई भी मूवी की शूटिंग अलाउड नहीं है। तो आमिर खान अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के साथ मिलके कंसल्ट करके टर्की में शूटिंग्स की परमिशन लेके गए हैं। तो वहाँ पे उन्हें परमिशन मिल गई है लाल सिंह चड्ढा के मूवी की शूटिंग करने की। बहुत अच्छी बात है। अब उस शूटिंग के दौरान 15 अगस्त को आमिर खान अपने खुद के रिक्वेस्ट से द फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की एमिन अर्दोगन से मिलने गए थे, जो कि प्रेसिडेंट की वाइफ है। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उनके जो ये है आमिर खान की जो पत्नी है किरण राव, उनके और उनके पत्नी के जो एक आपका प्रोजेक्ट है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इंक्लूडिंग देयर पानी फाउंडेशन प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में बात करने गए थे और बहुत सारी बात उन्होंने की और बहुत सारी डील वो अपने अंदर करने वाले हैं उसके बारे में। तो अब ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है, तो पहले उसमें हम लोग बाद में आएंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एमिन अर्दोगन ने खुद एक ट्वीट किया है ट्विटर में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि आई हैड द ग्रेट प्लेजर ऑफ मीटिंग आमिर खान, द वर्ल्ड रिनाउंड इंडियन एक्टर, फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर इन इस्तांबुल। आई वॉज हैप्पी टू लर्न that Amir decided to wrap up the shooting of his latest movie Lal Singh Chadda in different parts of Turkey. I look forward to it. तो इस ट्वीट के बाद अब क्योंकि आपको शायद न्यूज़ अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि इंडिया और टर्की के हालात अभी कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं और बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स बीच में खड़ी हो गई है और टर्की के कुछ कुछ काम ऐसे हो रहे हैं कि वो सभी देशों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं और उनके जो मतलब बहुत सी कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं टर्की। और इंडिया के साथ भी रिसेंटली 2019 से, जब से आर्टिकल 35A और सेक्शन 370 हटा है, तब से इंडिया और टर्की के बीच में एक कोल्ड वॉर सी लगी हुई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्या हुआ है कि मिस्टर खान स्टेटेड दैट ही वुड कंप्लीट द शूटिंग ऑफ हिज लेटेस्ट फिल्म लाल सिंह चड्ढा विच कुडंट बी कंप्लीटेड इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। तो इसके बाद उस ट्वीट जो एमिन अर्दोगन ने किया, उसके बाद वहाँ पे जितने भी इंडियंस थे बहुत सारे, उन्होंने अपना जो एंगर है उसको जाहिर किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, रतन शारदा बोल के एक है, दिस लाल सिंह चड्ढा विल नाउ रन ओनली इन टर्की, इन इंडिया पीपल आर गोइंग टू गिव हिम अ साइलेंट बरियल। जाहिर सी बात है, अभी जो हालात चल रहे हैं, एक तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का केस, एक हो गया आपका बहुत सारी अभी केसेस चल रहे हैं, बेंगलोर में राइट्स हुए हैं, बहुत ही बुरी सिचुएशन चल रही है, कोविड चल रही है। तो अभी सबके दिमाग वैसे ही बिगड़े हुए हैं। उसमें आमिर खान ने इस पर इनके साथ मीट किया, तो अभी जाहिर सी बात है बहुत जो कारण से इंडिया के लोग भड़के हुए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, रुकिए। और एक आप देख सकते हैं, वह आमिर खान, you chose not to meet Israeli PM because Islamic world doesn't like him, but you met Turkey's head because she had opposed the abolition of Article 370 in Jammu and Kashmir, and you think you are very smart. You will use our subjects to mint money and play with sentiments. Urban Naxal. तो ऐसे ही बहुत सारे ट्वीट्स जो कि अगेंस्ट में इन्होंने कहा है, तो ये आप देख सकते हैं। और मुझे मेरे अपने व्यूज़ से बहुत
हद तक ये चीज़ जायज़ लगती है? आपके क्या व्यूज़ है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये गुस्सा जायज़ है लोगों का, वो क्यों है। मैं आपको आगे जो वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा। वाई इंडिया शुडेंट गो विथ टर्की ऑन एनी फील्ड्स। आइए अब इस बारे में बात करते हैं कि क्यों टर्की के साथ अभी जो हालात हैं और 2019 से जो हालात बने हुए हैं इंडिया के, उससे इंडिया को कोई भी फील्ड्स में टर्की के साथ नहीं रहना चाहिए और शेयर नहीं करनी चाहिए। Reason 1. Turkey's continuous statements on Kashmir issue after India removed Article 35A and Section 370 taking side of Pakistan, despite of India's objection as it's our internal matter. तो इंडिया के गवर्नमेंट के बार बार मना करने के बाद भी टर्की 2019 में और 2020 में दोनों में ही इंडिया के आर्टिकल 35A और सेक्शन 370 रिमूवल के जो डिसीजन थे उस पर सवाल उठाते आया है और बार बार पाकिस्तान का साइड लेते आया है। बट ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। तो इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा है कि हाँ, ये इंडिया का इंटरनल मैटर है और टर्की सोच समझ के इसके ऊपर बात करे, कुछ भी ना जाने के विदाउट नोइंग अबाउट इट दे शुड नॉट स्पीक एनीथिंग। तो ये टर्की अभी मान नहीं रहा है। 2019 से इन्होंने ऐसे ही बातें कही है कश्मीरियों के लिए, बहुत जुल्म हो गया है, ये हुआ है, वो हुआ है। अभी 2019 से 2020 आते आते थोड़े हालात सुधर भी रहे थे, तो फिर लास्ट वेडनेसडे टर्किश प्रेसिडेंट ने ये कह दिया कि फिर से वो जो 2019 में जो स्टेटमेंट दिए थे उसी को रिपीट करते हुए कहा कि ये बहुत गलत हुआ है। तो इस इशू में वो पाकिस्तान के साथ है, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इंडिया के जो बीजेपी लीडेड गवर्नमेंट्स है उन्होंने बहुत गलत काम कर दिया है आर्टिकल 35A और सेक्शन 370 को हटाकर। तो ये सब बातें टर्की कहते आ रहे हैं। तो एर्दोगन रेजेस कश्मीर इशू इन पाकिस्तान पार्लियामेंट। एर्दोगन जो उनके प्रेसिडेंट है टर्की के, पाकिस्तान पार्लियामेंट में भी ये इशू उन्होंने रेज किया है। एंड नॉट विथ स्टैंडिंग इंडियाज ऑब्जेक्शन, टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयप एर्दोगन, तो टर्किश प्रेसिडेंट का नाम है रिसेप तैयप एर्दोगन, ऑन फ्राइडे रेक्ड अप द कश्मीर इशू इन पाकिस्तान पार्लियामेंट गोइंग दैट अंकारा विल सपोर्ट पाकिस्तान स्टैंड। अंकारा मतलब जो कि इंडिया में रहे हुए टर्किश एजेंसी का नाम अंकारा है। Ankara will support Pakistan's stand. On an official visit to Pakistan, Mr. Erdogan said that Turkey will back Pakistan in its efforts to come out of the grey list of the Financial Action Task Force (FATF). I also want to emphasize that we will give support to Pakistan, which is subject to political pressure in the Financial Action Task Force meetings, he said on the upcoming meeting of the Anti-Terror Financing Watchdog. तो ये उनके खुद के स्टेटमेंट्स हैं। तो ये सेम उन्होंने क्या किया है कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया अभी, तो यही लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो उस वीडियो में। और एक बात है कि टर्किश प्रेसिडेंट ने इस कश्मीर इशू को बैटल ऑफ गलीपोली के साथ कंपेयर किया है और बताया है कि ये कश्मीर इशू सिमिलर टू बैटल ऑफ गलीपोली है। आपको बता दूं कि बैटल ऑफ गलीपोली वर्ल्ड वार 1 के समय लड़ा गया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल्स है, जो कि एलिड फोर्सेस और ऑटोमन एम्पायर के बीच लड़ा गया था और दोनों साइड में लगभग 2 लाख लोग सोल्जर्स मारे गए थे। वो बहुत बड़ी बैटल थी। तो इसके साथ उन्होंने कंपेयर किया है। फिर इंडिया भी इसके अगेंस्ट टर्की को स्लैम करते हुए कहा है कि जो MEA स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, वो उन्होंने कहा है कि वी हैव सीन द स्टेटमेंट, इट इज़ फैक्चुअली इनकरेक्ट, अनवारंटेड। वी वुड अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ टर्की टू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर्स एंड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन मैटर्स इंटरनल टू इंडिया, ही एडेड। जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये है टर्की के जो प्रेसिडेंट रिसेप तैयप एर्दोगन। तो आप पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो। तो जो मैंने जो टॉपिक्स था वो उसे ब्रीफ में बता दिया आपको। अब नरेंद्र मोदी जी भी जाने वाले थे टर्की। तो लास्ट वेडनेसडे जब टर्की ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने अपना विजिट टर्की पे कैंसिल कर दिया। तो अब बात ये हो रही है कि और भी 2 रीज़न है, रीज़न 2, रीज़न 3। तो रीज़न 2 में आते हैं। तो रीज़न 2 थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आपको किसी जन का किसी मतलब व्यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि मेरे अपने व्यूज़ मैं आपको बताऊंगा और बहुतों के अलग व्यूज़ भी हो सकते हैं, बट इसे डिस्कस करना एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है इसे डिस्कस करना। तो कन्वर्शन ऑफ हाजिया सोफिया म्यूजियम टू ए मॉस्क विच वाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हाजिया सोफिया मॉस्क जो कि लास्ट 1453 से एक म्यूज़ियम था, तो उसे अभी 2020 में अगस्त में टर्की के गवर्नमेंट ने उसे बदल के एक मॉस्क में तब्दील कर दिया। तो अब इस
पूरे घटना की समालोचना हो रही है पूरे वर्ल्ड में, यूके में, यूएसए में। अब इसका हिस्ट्री पे थोड़ा आते हैं, इसका हिस्ट्री क्या था इस म्यूज़ियम की। सबसे पहले जब बाइजेंटाइन एम्परर थे जस्टिनियन वन 6th सेंचुरी में, तब 1000 सालों के लिए ये एक चर्च के हिसाब से खोला गया था इस मॉन्यूमेंट को। ये एक चर्च था, तो 1000 सालों से ये एक चर्च ही होता आया था। फिर जब कॉन्स्टेंटिनोपल फेल हुआ तो ऑटोमन फोर्सेस जब पावर में आया 1453 में, तब महमद टू जो थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चर्च को एक मॉस्क में बदल दिया, द ग्रेट मॉस्क ऑफ आया सोफिया। फिर जब उसके बाद मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क आए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क आए, तो उन्होंने फिर क्या किया, ये ग्रेट मॉस्क को एक म्यूज़ियम में बदल दिया। तो फिर ये म्यूज़ियम अभी फ्यूचर में, अभी जाके प्रेजेंट डे में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को अनाउंस किया गया था, और इसमें 2019 में अबाउट 3.7 मिलियन विजिटर्स भी अट्रैक्ट हुए थे। तो अभी अचानक से इसे फिर से मॉस्क में बदल दिया गया, तो ये एक अजीब सा डिसीजन सबको लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चर्च था, उसके बाद ये मॉस्क में बदला, फिर म्यूज़ियम हुआ, फिर मॉस्क पे बदला। तो आप देख सकते हैं कि एक जो भी इस्लामिक इन्वेडर्स रहे थे, मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन इस्लामिक इन्वेडर्स जो रहे थे उनका एक टेंडेंसी आपको दिखता होगा। इंडिया में बहुत बहुत सारे ऐसे इस्लामिक इन्वेडर्स, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, बहुत सारे, जैसे शाहजहां भी एक थे, मैं उनका भी स्टोरी आपको बताऊंगा। बहुत सारे इस्लामिक इन्वेडर्स ने, उनका एक नेचर, एक टेंडेंसी रहा है कि दूसरों के रिलीजन में घुसो, दूसरों की जगह पे घुसो, उसे कैप्चर करो और अपना जो वर्चस्व है उसे फैला के उस पर मॉडिफाई कर दो। ये एक पहले से ही रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हिस्ट्री कह रहा है। हर जगह की हिस्ट्री उठा के आप देख लीजिए, आपको सिमिलरिटीज़ मिल जाएगी, ये चाहे बाहर हो या इंडिया में हो। तो शाहजहां ने जो किया था वो मैं आपको बता दूँ छोटी सी ब्रीफली, कि जो हमारा एक ऑथर है पीएन ओक नाम का, उनका एक बुक है, तो उनका एक बुक में वो लिखे हुए हैं कि एक्चुअली द मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, या ऐसा कुछ नाम है उस बुक का। मैं आपको विकिपीडिया का लिंक दे दूंगा, आप जाके वो बुक के बारे में देख सकते हो और उस मैटर के बारे में पढ़ सकते हो जो उन्होंने उस बुक में मेंशन किया है। तो वो कहते हैं कि ताजमहल एक्चुअली it was not Taj Mahal previously, it was a Shiv temple, temple of Lord Shiva, which was the name of which was Tejo Mahalaya, and that Tejo Mahalaya has been conquered and modified as a tomb which is named Taj Mahal later by Shahjahan, and he made Taj Mahal by his workers। फिर उसके बाद की हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री बुक में पढ़ाई गई है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो ये कितने की बात है, 1600 की बात है। हम लोग 1400 1200 के भी आगे के जो हिस्ट्री है वो हम लोग देखे हुए हैं, लेकिन इसका बात कहीं पे मेंशन नहीं है। इसे हिस्ट्री में आज के बच्चों को, या हम जब पढ़ते थे तब भी नहीं मेंशन किया गया। ऐसे 90% चीज़ें जो हुई है, जो कि मेंशन होनी चाहिए, वो मेंशन है नहीं। तो वो तेजो महालया बोल के एक शिव मंदिर थी जिसे ताजमहल में मॉडिफाई किया गया शाहजहां के द्वारा, और आपको इसके सिंबल्स भी आज भी देखने को मिल जाएंगे। बहुतों का ये मानना है कि जो 4 स्तंभ है ताजमहल में, उसके ऊपर एक त्रिशूल टाइप का सिंबल बना हुआ है चारों स्तंभ के ऊपर। तो अभी आप पूछने जाओगे तो सब बहुत लोग बोलेंगे नहीं नहीं वो अलग है या त्रिशूल टाइप का नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इट मेक्स सेंस कि वहाँ पे शिव मंदिर हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड कमरे ताजमहल के अंदर अभी भी है, जिसके लाइक इंडियन गवर्नमेंट अभी भी अनएक्सप्लोर्ड किए हुए हैं, अभी तक उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है। जब वो कमरे खुलेंगे तब उनके राज भी धीरे धीरे खुलेंगे, और कब खुलेंगे वो हमें नहीं पता, वो जब इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे तब खुल सकते हैं। तो मे बी ये राज बाहर आए कि ये एक शिव टेम्पल हो सकता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फॉरेन के एक ऑथर है पीएन ओक, उनके बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो एर्दोगन रिवर्स क्रिटिसिज्म ओवर हाजिया सोफिया मॉस्क। सो एर्दोगन को सब कुछ समालोचना कर रहे हैं कि क्यों बदला मॉस्क में म्यूजियम से। तो उन्होंने कहा है कि वो उनका सोवरेन राइट्स है, वो आपका कंट्री का इंटरनल मैटर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हालांकि वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, जो भी हो ठीक है। उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो क्यों इंडिया को टर्की के साथ नहीं कोई रिलेशनशिप रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है
Turkey is initiating and promoting riots and anti-social activities in different cities of India as per Indian Intelligence Agency. ये गवर्नमेंट की बात नहीं है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि टर्की राइट्स फैला रहा है इंडिया में और इनिशिएट कर रहा है एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को इंडिया में, और उसके टेंटकल्स बहुत डीप तक चले गए हैं इंडिया के अंदर। तो ये है पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ टर्की के प्रेसिडेंट की फ़ोटो। और कैसे कर रहा है टर्की, बहुत सारी वे है, इंडिया में ऐसा कैसे फैला रहा है। टर्की हैड इमर्ज्ड एज द हब ऑफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मेनली 3 टाइप के चीज़ है जहाँ से, जिसके थ्रू टर्की ये सब करवा रहा है। टर्की स्टेट मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर और एनजीओज। तो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी अच्छे तरह से। तो मेनली ये तीन पॉइंट्स है जहाँ से टर्की ये सब दहशतगर्दी फैला रहा है। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ल्यूक्रेटिव स्कॉलरशिप टर्की देता है उन स्टूडेंट्स को जो इंडिया से टर्की में पढ़ने जाते हैं, उनको फ्री में पढ़ाता है, बहुत फैसिलिटीज़ देता है, और इंडियन मुस्लिम्स जो होते हैं उनके ब्रेन वॉश करता है। और फाइनली वो मुस्लिम जब भी टर्की में उतरते हैं, इंडियन मुस्लिम्स, उनको पाकिस्तान के प्रॉक्सीज के तरफ भेज दिया जाता है, ताकि वो एंटी सोशल और आईएसआई द्वारा जो चैनल्ड किए गए एक्टिविटीज़ है उसे सपोर्ट कर सके, उसमें मदद कर सके, और फाइनली वो चीज़ें इंडिया में टेररिज्म के लिए यूज़ होती है। अब सोचिए तब कितना बड़ा गेम ये लोग खेल रहे हैं। पाकिस्तान के बाद सेकेंड मोस्ट थ्रेट टर्की आज उभर के आया है इंडिया के थ्रेट के लिए। तो आप सोचिए। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एर्दोगन के फैमिली से डायरेक्ट लिंक करती है, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज जो इंडिया में है। तो आप सोचिए कि उनकी गवर्नमेंट डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान से तो ये लोग इन्वॉल्व है ही, डेफिनेटली है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो कुछ लिस्ट ऑफ स्पॉन्सर्स है जो कि स्कॉलरशिप देते हैं, और टर्की के जो है वो मैंने लिस्ट कर दिए हैं। यूथ फाउंडेशन टुगवा, प्रेसिडेंसी ऑफ टर्क्स अब्रॉड एंड रिलेटेड कम्युनिटीज़ YTB, टर्किश एयरलाइंस, यूनस एमरे इंस्टीट्यूट YEI, Turkish DNet Foundation TDF, and Turkish Cooperation and Coordination Agency TICA. Most of these organizations have direct connections with the Turkish government, President Erdogan or his family, a counter-terror official said. So मैंने जैसे आपको कहा ये वही है। और मेनली जो रीज़न है कि टर्की और पाकिस्तान में आज इतनी दोस्ती क्यों बढ़ गई है, तो इसका एक रीज़न है। इसके पीछे आपको पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं बता देता हूँ। अर्तुरुल गाजी बोल के या दरलिस अर्तुरुल बोल के एक वेब सीरीज़ है जिसे पाकिस्तानी या मुस्लिम गेम ऑफ थ्रोन्स भी माना जाता है। तो उसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, इमरान खान की गवर्नमेंट, और पाकिस्तान में चलाए जाने का बहुत ज़ोर शोरों से इसको चलाया जा रहा है। तो अब ये क्या हो गया, ये द शो इमेंस पॉपुलैरिटी हैज़ पोलराइज्ड ओपिनियन इन पाकिस्तान, सम फील इट इज़ अ थ्रेट टू लोकल कल्चर एंड प्रमोट्स वायलेंस व्हाइल अदर्स अपलॉड इट फॉर ग्लोरीफाइंग मुस्लिम हीरोज। ये डिवीजन हो गया है पाकिस्तान में, कोई सोचता है ये वायलेंट है, कोई सोचता है कि एक ग्लोरीफाइंग हिस्ट्री है मुस्लिम हीरोज़ की, बट इसे पाकिस्तान में चलाने की अनुमति बहुत ज़ोरों शोरों से दी गई है इमरान खान के द्वारा। और ये टर्किश सीरियल है, और ये टर्किश की ही हिस्ट्री है जो कि पाकिस्तान चला रहा है। तो टर्की के साथ ये एक सिर्फ एक शो नहीं रह गया है, यह पॉलिटिकल इशू भी बन गया है। तो ये वन ऑफ द रीजंस है ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान। तो ये वो रीजंस में से 5 रीजंस है। तो आप क्यों इतनी दोस्ती उनमें आ रही है, कि कहाँ से आई है, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अभी ये वो चीज़ है, जॉइंट इंडो पाक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्टडी रिवील्स कॉन्ट्रास्टिंग पिक ऑफ लाइफस्टाइल इन कश्मीर एंड POK। तो रिसेंटली क्या हुआ है, POK में इंडिया में, कश्मीर और लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में इंडिया में, और POK में लाइक गिलगिट बल्टिस्तान एंड ऑल अदर एरियाज, वो दोनों में एक स्टडी हुआ था जिसमें इंडिया से IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक से मिस्टर शर्मा, ठीक एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, और फारिद अहमद शायद फ्रॉम द पाकिस्तान लाहौर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ से दोनों एक सर्वे किया दोनों ने कि गिलगिट बाल्टिस्तान के एरिया में
मुस्लिम्स के हालात कैसे हैं, और इंडिया में जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का एरिया है उसमें मुस्लिम्स के हालात कैसे हैं, और वो अपने पूर्वजों के से भी अच्छे लाइफ जी रहे हैं कि उनका पूर्वजों का लाइफ अच्छा था देन उनके। तो अब ये इंडिया में जो सर्वे हुआ है उसमें 10 में से 8 लोगों का ये है बयान, लाइक 80% लोग आप अगर देखोगे तो वो अपने जगह पे खुश है, और वो अपने इससे अपने सिचुएशन से बहुत खुश है, और अपने आप को अपने पूर्वजों के सिचुएशन से बेहतर मानते हैं। वेरस पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान का एकदम उल्टा सिचुएशन है। यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान में ओनली 60% लोगों का ये कहना है, लाइक 6 out of 10 people have to say that their life is not worth here, their life is not worth there, and they want to change their location from POK to anywhere in India or other regions in India। ये है। और जो साउथ है, POK का जो साउथ रीजन है, गिलगिट बाल्टिस्तान तो नॉर्थ हो गया, उसमें 10 में से 7 लोगों का ये कहना है, लाइक 70% लोगों का ये कहना है कि वो उनका लाइफ बेटर नहीं है। तो ये बात एक बहुत ही लाइक मोहर लगा देती है, जो कि फर्स्ट रीज़न मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ये टर्किश प्रेसिडेंट और इमरान खान बहुत चिंता जता रहे हैं, जहाँ पे कश्मीरियों की हालत ख़राब हो गई है आर्टिकल 35A और सेक्शन 370 हटाने से। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि वो सर्वे एकदम ही लाइक न्यूट्रल सर्वे है, और उसे किया गया है। तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के तरफ से वो सर्वे किया गया है कंडक्ट। तो इसका सवाल यहीं पे खारिज हो जाता है कि ऐसा कुछ है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इतने रीज़न आपको मैंने बताए, तो ये 2 क्वेश्चन रेस करते हैं कि डज द मीट ऑफ आमिर खान विद द फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की इज़ लीगल। आमिर खान का ये मिलना टर्की के फर्स्ट लेडी के साथ, ये क्या लीगल था, ये होना चाहिए था? मैं आपको मेरे व्यूज़ बताता हूँ। मुझे लगता है कि बिल्कुल उन्हें नहीं मिलना चाहिए था। वो बहुत सीनियर एक्टर है, हमारे देश के बहुत लोग उन्हें फॉलो करते हैं, बहुत लोग उन्हें मानते हैं। मैं खुद भी उनका फ़ैन था। एक्टिंग बहुत ही अच्छा करते हैं वो, नो डाउट, बहुत ही अच्छा। लेकिन काम अगर ऐसे करेंगे तो कोई उन्हें फॉलो नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। मेरा व्यूज़ मैं बता रहा हूँ। और ये हिंदू मुस्लिम और इसका बात नहीं है, कोई भी धर्म का बात नहीं है। ये खान है बोल के मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा बात ही नहीं है। मेन बात ये है कि जो मेरे देश का सगा नहीं हो सकता, वो मेरा क्या सगा होगा? और हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो अगर अपने देश को प्यार करता है तो वो ये बात समझेगा कि ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ क्या है। और सेकेंड थिंग है, डू द इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडियन सेंट्रल मिनिस्ट्री हैव टू बी मोर सीरियस अबाउट दिस इश्यूज एंड टेक नेसेसरी एंड बोल्ड स्टेप्स। यस, मेरे तरफ से आंसर है यस, ये होना चाहिए। ये आज उससे मिलने गया, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अनिल मुसर्रत से मिलने गए, शाहरुख खान की वाइफ का इससे कनेक्शन है ISI के एजेंट से, आमिर खान इससे मिलने गए। हाँ, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत सारे बोल्ड स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट लेती है, पर बहुत सारे जगह पे थोड़ी झिझकती है। तो यहाँ पे ये सब जगह पे एक्शन लेने से झिझकनी नहीं चाहिए, मेरे मुताबिक तो ये है। आपके इन दोनों क्वेश्चंस के क्या आंसर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। आप बताइए कि क्या होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि उनका मिलना बिल्कुल जायज़ नहीं है। वो गए थे शूटिंग के लिए, इट्स वेरी गुड, ओके, शूटिंग के लिए जाइए। आप जाके खुद क्यों मिल रहे हैं? आपको नहीं पता कि इतना कंडीशन ख़राब है, अभी ख़राब कंडीशन चल रहे हैं आपको, और पता नहीं भी क्यों है आपको पता होना चाहिए। आप एक बहुत बड़े एक्टर हो, हम जैसे छोटे लोग को अगर ये चीज़ पता हो रही है, आपको कैसे पता नहीं है? आपको पता तो होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मुझे ये लगता है। हाँ तो दोस्तों, तो अगर आप फैंसी टी शर्ट्स, हाफ स्लीव, फुल स्लीव किसी के भी फ़ैन हो, तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। ये एक नया वेबसाइट है, और यहाँ पे ये अपना कलेक्शंस ऑफ टी शर्ट्स और फैंसी टी शर्ट्स विथ लोगोज एंड सिंबल्स, आजकल के जितने भी है हमारे जनरेशन के, सबके कलेक्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और द रोस्टर वेबसाइट का नाम है www.roastedengineers.com। तो ये यहाँ पे जाके आप खरीद सकते हो। तो मेन अभी क्योंकि ये नया है,
तो सिर्फ ये अभी टी शर्ट्स ही रख रहा है, आपको हर तरह के टी शर्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जाके आप इसको सॉर्ट बाय कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए हो, प्राइस लो टू हाई, हाई टू लो, डेट ओल्ड टू न्यू, अल्फ़ाबेटिकली A to Z, एनीथिंग आप जाके यहाँ पे परचेज़ कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे अफोर्डेबल रेंज में, आप देख सकते हो। और धीरे धीरे ये नया प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको मिलते रहेंगी। ये नया वेबसाइट अभी क्रिएट किया गया है, तो धीरे धीरे बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगी। और मेन बहुत ख़ास बात ये है इस वेबसाइट की कि यहाँ पे आपको सिर्फ इंडिया के अकॉर्डिंग साइज़ नहीं मिलेगा, बाहर के कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग भी साइज़ मिलेगा। बहुत एक्स्ट्रा छोटा या बहुत एक्स्ट्रा लार्ज भी आपको अगर चाहिए, मतलब XL, XXL, XXL और भी ज़्यादा अगर आपको चाहिए, प्लस साइज़ की जो होती है टी शर्ट्स, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी वी नेक या राउंड नेक में। तो आप यहाँ पे जाके बाई कर सकते हो। तो ये है उनका फेसबुक पेज, तो आप इसे पॉज करके देख सकते हो। ये इसका वेबसाइट है फेसबुक का। तो वैसे भी मैं फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर की जो यहाँ पे इनकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा, आप जाके उसे फॉलो कर सकते हो और यहाँ से आप बाई कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट। जो अभी तो सिर्फ टी शर्ट है, तो आप टी शर्ट बाई कर सकते हो, धीरे धीरे प्रोडक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे।